नमस्कार। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के मूल सिद्धांतों पर हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये विषय सिर्फ एक और चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उस हर काम की नींव है जो एक मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर किया जाता है। अगले कुछ समय में हम एक बहुत मजबूत नींव तैयार करेंगे। हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे और उन आणविक संरचनाओं तक जाएंगे जो सूक्ष्म जीवों और उनके मेजबानों दोनों के जीवन और मृत्यु का फैसला करती हैं। जब हम ये सत्र समाप्त करेंगे तो आप न केवल परिभाषाएं समझेंगे, बल्कि हमारे डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं के पीछे का क्यों भी जानेंगे, एंटीबायोटिक चयन के पीछे का तर्क समझेंगे और स्वास्थ्य सेवा टीम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानेंगे। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि हम परीक्षाओं और आपकी भविष्य की प्रैक्टिस के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। चलिए इस अदृश्य दुनिया की यात्रा शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की हमारी क्लास का पूरा रोड मैप। हमने इसे 6 तार्किक हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले नींव के साथ शुरू करेंगे, ताकि हम सभी बुनियादी परिभाषाओं और वर्गीकरण पर एकमत हों। फिर हम बैक्टीरिया की शारीरिक रचना में गहराई से उतरेंगे, क्योंकि किसी दुश्मन को हराने के लिए हमें पहले उसके कवच और हथियारों को समझना होगा। तीसरा खंड वृद्धि, आनुवंशिकी और भिन्नता ये बताएगा कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। वहाँ से हम बैक्टीरियल रोग जनन के तंत्र पर आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि ये जीव वास्तव में बीमारी का कारण कैसे बनते हैं। पांचवा खंड मेजबान रोगाणुओं की गतिशीलता की जांच करता है, मतलब सूक्ष्मजीव आक्रमणकारियों और हमारे शरीर की सुरक्षा के बीच जो लगातार लड़ाई चलती है उसके बारे में। और अंत में हमारे प्रमुख रोगाणुओं के सर्वेक्षण में हम क्लिनिकल प्रयोगशाला में रोजमर्रा के सबसे आम बैक्टीरिया की समीक्षा करके सभी सिद्धांतों को एक साथ लाएंगे। हर सेक्शन पिछले वाले पर आधारित है, तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने पहले सेक्शन में उतरते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की नींव। इससे पहले कि हम प्लेट्स कल्चर करना या स्टेनिंग करना शुरू करें, हमें इस क्षेत्र की भाषा और मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करना होगा। इस सेक्शन में हम क्लिनिकल संदर्भ में माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसे सटीक रूप से परिभाषित करेंगे। हम किंगडम प्रोटिस्टा का भी परिचय देंगे, ताकि ये समझ सकें कि हमारे इंटरेस्टिंग सूक्ष्मजीव जीवन की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट बैठते हैं। और हाँ, इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात और एक कॉन्सेप्ट जिसे आपको अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से समझना होगा, वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का मौलिक अंतर। ये एक अकेला अंतर हमारे लगभग हर काम का आधार है, ग्राम स्टेनिंग से लेकर एंटीबायोटिक्स की कार्यप्रणाली तक। तो यहाँ बहुत ध्यान दें। तो औपचारिक रूप से माइक्रोबायोलॉजी क्या है? सीधी सी बात है, ये सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है, यानी ऐसे जीव जो नग्न आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ सब आते हैं। अब एक क्लिनिकल प्रयोगशाला में हमारा ध्यान बहुत संकुचित हो जाता है। हम यहाँ पर्यावरणीय या औद्योगिक माइक्रोबायोलॉजी की चिंता नहीं करते, हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की चिंता करते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य उन सूक्ष्मजीवों की पहचान करना है जो मनुष्यों में बीमारी का कारण बनते हैं। ऐसा करने के लिए हम कुछ खास विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, उनका रूप और संरचना यानी मॉर्फोलॉजी, उनकी शारीरिक और चयापचय प्रक्रियाएं, मतलब वे क्या खाते हैं, क्या पैदा करते हैं, और उनकी अनूठी पहचान विशेषताएं। हर परीक्षण जो हम लैब में करते हैं, चाहे वो ग्राम स्टेन हो या कोई ऑटोमेटेड आईडी कार्ड, इन गुणों को उजागर करने और हमें एक नाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बदले में रोगी के उपचार का मार्गदर्शन करता है। अब हम पूरे सेल बायोलॉजी के सबसे मौलिक विभाजन पर आते हैं, और ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का अंतर। ये सवाल आपको हर परीक्षा में मिलेगा, इसकी गारंटी है। बाईं ओर हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बैक्टीरिया है। यहाँ मुख्य शब्द है सरल। उनकी जेनेटिक सामग्री, जो आमतौर पर एक एकल गोलाकार गुणसूत्र होती है, किसी झिल्ली में बंद नहीं होती। यह साइटोप्लाज्म के एक क्षेत्र में तैरती है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ध्यान दें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे झिल्ली वाले ऑर्गेनल नहीं होते हैं। अब दाईं ओर यूकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें हम खुद और कवक और प्रोटोजोआ भी शामिल हैं। यहाँ मुख्य शब्द हैं जटिल और विभाजित। डीएनए एक असली झिल्ली वाले केंद्रक के भीतर कई रैखिक गुणसूत्रों में बड़े करीने से व्यवस्थित होता है, और साइटोप्लाज्म विशेष ऑर्गेनल से भरा होता है, जिनमें से हर एक का एक खास काम होता है।
तो हमें इसकी इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी एंटीबायोटिक्स इन्हीं अंतरों का फायदा उठाकर काम करते हैं। हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए अनोखी संरचनाओं या प्रक्रियाओं को निशाना बना सकते हैं, जैसे कि उनकी कोशिका भित्ति या उनके अलग आकार के राइबोसोम, और ऐसा करते हुए हमारी अपनी यूकैरियोटिक कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह भेद ही सिलेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी का आधार है। ये तालिका हमें किंगडम प्रोटिस्टा के भीतर सूक्ष्मजीवों की दुनिया को व्यवस्थित करने में मदद करती है। सबसे ऊपर हमारे पास हमारा मुख्य रुचि समूह है प्रोकैरियोट्स। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, इनकी कोशिका संरचना सरल होती है और इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता। इसमें वे सभी बैक्टीरिया शामिल हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। अगला समूह यूकैरियोट्स है। ये कोशिकीय रूप से जटिल होते हैं, जैसे कवक उदाहरण के लिए कैंडिडा एल्बिकन्स, और प्रोटोजोआ उदाहरण के लिए जियार्डिया लैमलिया, जिनका प्रयोगशाला में निदान भी करेंगे। और अंत में हमारे पास अकोशिकीय एजेंटों के लिए एक अलग श्रेणी है, वायरस। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वायरस कोशिकाएं नहीं हैं। वे बस संक्रामक एजेंट हैं जिनमें एक प्रोटीन कोड के भीतर आनुवांशिक सामग्री यानी डीएनए या आरएनए होता है। वे अपने आप अपनी कॉपी नहीं बना सकते, उन्हें एक मेजबान कोशिका की मशीनरी का अपहरण करना पड़ता है। यही कारण है कि बैक्टीरिया पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ पूरी तरह से बेअसर होते हैं। उनके पास वे संरचनाएं होती ही नहीं जिन्हें एंटीबायोटिक्स निशाना बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बड़ी तस्वीर है। अब जूम इन करने का समय है। सेक्शन 2 में हम एक बैक्टीरिया की शारीरिक रचना का विच्छेदन करने जा रहे हैं। हम बैक्टीरियल कोशिका को एक मशीन के रूप में मानेंगे। हमें हर घटक को समझने की जरूरत है, बाहरी दीवार, गेटवे, नियंत्रण केंद्र और प्रोटीन कारखाने। क्यों? क्योंकि इस मशीन का हर हिस्सा एक संभावित लक्ष्य है। ये उन स्टेन्स के लिए एक लक्ष्य है जिनका उपयोग हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए करते हैं, उन एंटीबायोटिक्स के लिए एक लक्ष्य है जिनका उपयोग हम इसे मारने के लिए करते हैं, और उन एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिए एक लक्ष्य है जिनका उपयोग हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए करता है। बैक्टीरियल शरीर रचना में महारत हासिल करना मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल निदान और उपचार की नींव में महारत हासिल करना है। बहुत अच्छा क्लास। अगर आप बैक्टीरियल शरीर रचना से केवल एक बात याद रखते हैं तो वो ये स्लाइड होनी चाहिए। ग्राम स्टेन प्रक्रिया बैक्टीरियोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है और ये सब यहाँ दिखाई गई कोशिका भित्ति संरचना में अंतर पर आधारित है। बाईं ओर ग्राम पॉजिटिव कोशिका भित्ति, पेप्टिडोग्लाइकेन की उस बहुत मोटी कई परतों वाली परत को देखें। इसे एक घने तार की जाली के रूप में सोचें। इस जाली में टिकोइक एसिड गुंथे होते हैं। अब दाईं ओर ग्राम नेगेटिव कोशिका भित्ति, अंतर देखें। पेप्टिडोग्लाइकेन की एक बहुत बहुत पतली परत, लगभग उस तार की जाली की एक ही परत की तरह। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाहर क्या है, एक बाहरी झिल्ली। ये बाहरी झिल्ली एक लिपिड बाइलेयर है और इसकी बाहरी परत लिपोपॉलीसेकेराइड यानी एलपीएस से बनी है। अब आइए स्टेनिंग प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। पहला स्टेप क्रिस्टल वॉयलेट, दोनों कोशिकाएं बैंगनी रंग की हो जाती हैं। दूसरा स्टेप आयोडीन, जो एक मॉर्डेंट है। ये कोशिकाओं के अंदर एक बड़ा क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा स्टेप डीकलराइजर यानी अल्कोहल। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। ग्राम पॉजिटिव कोशिका में अल्कोहल मोटी पेप्टिडोग्लाइकेन परत को डिहाइड्रेट करता है, उसे सिकोड़ता है और बड़े कम्प्लेक्स को अंदर फंसा लेता है। कोशिका बैंगनी रहती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव कोशिका में अल्कोहल लिपिड की बाहरी झिल्ली को घोल देता है और पतली पेप्टिडोग्लाइकेन परत से कॉम्प्लेक्स को आसानी से धो देता है। कोशिका रंगहीन हो जाती है। चौथा स्टेप सैफ्रानेन, जो काउंटरस्टेन है। ग्राम पॉजिटिव कोशिका पहले से ही बैंगनी है, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन रंगहीन ग्राम नेगेटिव कोशिका अब लाल या गुलाबी रंग ले लेती है। परिणाम ग्राम पॉजिटिव बैंगनी, ग्राम नेगेटिव गुलाबी। और हाँ, ग्राम नेगेटिव पर वो एलपीएस एक शक्तिशाली एंडोटॉक्सिन भी है जो बुखार और सेप्टिक शॉक के लिए जिम्मेदार है। कोशिका भित्ति के अलावा कई और आंतरिक संरचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली, जो कोशिका भित्ति के ठीक अंदर होती है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये कोशिका का द्वारपाल है जो नियंत्रित करता है कि अंदर क्या आता है और बाहर क्या जाता है। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन भी यही होता है। साइटोप्लाज्म के भीतर हमारे पास राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं और ये भी एंटीबायोटिक्स के लिए एक प्रमुख लक्ष्य हैं। लेकिन मैं आपका विशेष ध्यान प्लाज्मिड पर खींचना चाहती हूँ। ये मुख्य गुणसूत्र का हिस्सा नहीं है। वे छोटे गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु हैं। इन्हें जेनेटिक यूएसबी ड्राइव की तरह सोचें। वे अक्सर ऐसे जीन ले जाते हैं जो रोजमर्रा के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत एक बड़ा लाभ देते हैं।
हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लाज्मिड एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के लिए प्राथमिक वाहन है। एक अकेला प्लाज्मिड कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध के लिए जीन ले जा सकता है और जैसा कि हम देखेंगे उन्हें एक बैक्टीरिया से दूसरे में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे एक अस्पताल में जंगल की आग की तरह प्रतिरोध फैलता है। ठीक है, हमने बैक्टीरियल कोशिका की स्थिर शरीर रचना को कवर कर लिया है। अब सेक्शन 3 में हम जीवन की गतिशील प्रक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरियल वृद्धि, आनुवंशिकी और भिन्नता। यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक अकेली बैक्टीरियल कोशिका कुछ ही घंटों में लाखों में बदल सकती है। हम डीएनए प्रतिकृति और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि कैसे डीएनए में मौजूद जेनेटिक जानकारी उन प्रोटीनों में बदल जाती है जो कोशिका में सभी काम करते हैं। और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, हम उन तंत्रों को देखेंगे जो भिन्नता लाते हैं, यानी बैक्टीरिया कैसे नए जेनेटिक लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह विषाणुता के विकास और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की खतरनाक वृद्धि को समझने के लिए मौलिक है। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जिसका सीधा मतलब है 2 में विभाजित होना। यह एक अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल प्रक्रिया है जो यह बताती है कि संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैलता है। चलिए इसके चरणों को समझते हैं। सबसे पहले कोशिका को अपने डीएनए की प्रतिकृति बनानी होगी। एकल गोलाकार गुणसूत्र खुलता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसकी एक सटीक प्रतिलिपि बनाता है। अब कोशिका में 2 समान गुणसूत्र हैं। इसके बाद कोशिका लंबी होती है और दोनों गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर सेप्टम निर्माण शुरू होता है, जहां कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बीच में अंदर की ओर बढ़ने लगती है। अंत में सेप्टम पूरा हो जाता है और कोशिका 2 समान बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया का हर कदम एंटीबायोटिक्स के लिए एक लक्ष्य है। उदाहरण के लिए क्विनोलोन वर्ग के एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन डीएनए गायरेस नामक एक एंजाइम को निशाना बनाते हैं, जो प्रतिकृति के लिए डीएनए को खोलने के लिए आवश्यक है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन सेप्टम निर्माण के चरण में काम करते हैं। वे नई पेप्टिडोग्लाइकन परत बनाने वाले एंजाइमों को रोकते हैं, जिससे कोशिका भित्ति कमजोर हो जाती है और फट जाती है। तो एक बैक्टीरिया अपने डीएनए में जीन का उपयोग करके चीजें कैसे बनाता है? यह आणविक जीव विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत का पालन करता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। पहला कदम है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से जुड़ता है और एक मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए प्रतिलिपि बनाता है। यह एमआरएनए अणु जीन की एक कामकाजी प्रतिलिपि है। दूसरा कदम है ट्रांसलेशन, और यहीं पर राइबोसोम काम में आता है। राइबोसोम एमआरएनए स्ट्रैंड से जुड़ता है और इसे 3 न्यूक्लियोटाइड के ब्लॉक में पड़ता है। हर 3 अक्षर के ब्लॉक को कोडन कहा जाता है और प्रत्येक कोडन एक विशेष अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है। फिर ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए दुभाषियों के रूप में काम करते हैं। वे सही अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाते हैं। राइबोसोम एमआरएनए के साथ चलता जाता है, कोडन पड़ता है और अमीनो एसिड को एक बढ़ती हुई प्रोटीन श्रृंखला में जोड़ता है। यह प्रक्रिया भी एंटीबायोटिक्स के लिए एक और प्रमुख लक्ष्य है। बैक्टीरिया को स्थिर अपरिवर्तनीय जीव समझना एक बहुत बड़ी गलती है। वे अनुकूलन और विकास के स्वामी हैं। उनके तेजी से बढ़ने और कुछ खास तंत्रों की वजह से वे अपनी जेनेटिक बनावट को एक आश्चर्यजनक दर से बदल सकते हैं। ये आनुवंशिक भिन्नता ही प्राकृतिक चयन के लिए कच्चा माल है। ये उन्हें नए वातावरण के अनुकूल होने, प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने और हमारे लिए सबसे चिंताजनक रूप से उन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित करने की अनुमति देता है, जिनका उपयोग हम उनके इलाज के लिए करते हैं। अब हम उन 2 मुख्य तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे ये होता है। एक तो है यादृच्छिक उत्परिवर्तन और दूसरा क्षैतिज जीन स्थानांतरण, यानी एक दूसरे के साथ सीधे डीएनए साझा करने की क्षमता। यहाँ क्षैतिज जीन स्थानांतरण के 4 मुख्य तंत्र हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक बैक्टीरिया अपने पर्यावरण से नग्न डीएनए को ग्रहण कर लेता है। दूसरा, ट्रांसडक्शन। ये प्रक्रिया एक वायरस द्वारा होती है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कभी कभी वायरस गलती से अपने डीएनए के बजाय बैक्टीरियल डीएनए का एक टुकड़ा पैक कर लेता है और जब ये एक नए बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो ये पिछले बैक्टीरिया का डीएनए उसमें इंजेक्ट कर देता है। तीसरा और निश्चित रूप से चिकित्सकीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण संयुग्मन कॉन्जुगेशन है। इसे अक्सर बैक्टीरियल सेक्स कहा जाता है। इसके लिए सीधे कोशिका से कोशिका संपर्क की आवश्यकता होती है, जो एक सेक्स पाइलस द्वारा होता है। एक डोनर सेल एक पाइलस के जरिए प्राप्तकर्ता कोशिका से जुड़कर एक प्लास्मिड की कॉपी उसे दे देता है।
इसी तरह से आर प्लाज्मिड या प्रतिरोध प्लाज्मिड का प्रसार होता है। और अंत में ट्रांसपोजिशन, जिसमें जंपिंग जीन शामिल होते हैं, जो डीएनए के खंड हैं जो एक कोशिका के जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। संयुग्मन वो तंत्र है जिसके बारे में हम अस्पताल की सेटिंग्स में सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 हमने देखा है कि बैक्टीरिया कैसे बने हैं और वे कैसे विकसित होते हैं। अब सवाल यह है कि वे वास्तव में बीमारी पैदा करने के लिए अपने जेनेटिक हथियारों का उपयोग कैसे करते हैं। इस प्रक्रिया को बैक्टीरियल रोगजनन कहा जाता है। हम माइक्रोबियल युद्ध के हथियारों में गहराई से उतरेंगे। एक रोगजनक द्वारा उत्पादित हर संरचना या अणु जो बीमारी में योगदान देता है, उसे विषाणुता कारक विरुलेंस फैक्टर कहा जाता है। इस खंड में हम बैक्टीरिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले विषाणुता कारकों के प्रकारों की जांच करेंगे, हमारी कोशिकाओं से चिपकने के उपकरणों से लेकर ऊतकों को नष्ट करने वाले शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों तक। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ प्रमुख शब्दों को परिभाषित करें। एक रोगजनक, पैथोजन, कोई भी सूक्ष्म जीव है जो बीमारी पैदा करने में सक्षम है। संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब है शरीर में एक रोगाणु का आक्रमण और गुणन। लेकिन जरूरी बात यह है कि संक्रमण और बीमारी एक ही चीज नहीं है। हो सकता है कि शरीर में संक्रमण हो पर बीमारी न हो, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसे नियंत्रण में रख रही है। रोग, डिजीज तब होता है जब संक्रमण से ऊतक को नुकसान होता है और लक्षण दिखने लगते हैं। और अंत में विषाणुता, विरुलेंस, इसे एक रोगजन की मारक क्षमता के रूप में सोचें। एक अत्यधिक विषैला जीव जैसे प्लेग का बैक्टीरिया बहुत कम संख्या में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। रोगजनक कई तरह के विषाणुता कारकों का उपयोग करते हैं। हम उन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। उदाहरण के लिए कैप्सूल, जो पॉलीसेकेराइड की एक फिसलन भरी बाहरी परत है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जैसे बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाने में मदद करती है, मतलब हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं उन्हें निगल नहीं पाती। पीली या फिम्ब्रिए, बालों जैसे उपांग हैं जिनका उपयोग नाइसीरिया गोनोरोइए जैसे बैक्टीरिया मेजबान कोशिकाओं से मजबूती से चिपकने के लिए करते हैं। फिर उनके आक्रामक हथियार हैं विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स, जो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में विभाजित हैं, और बाह्य कोशिकीय एंजाइम, एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम्स, जो मेजबान ऊतकों को नष्ट कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में इनमें से कुछ हथियारों को और विस्तार से देखते हैं। ये तालिका विषाक्त पदार्थों और एंजाइमों के कुछ क्लासिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। पहला, एंडोटॉक्सिन। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का LPS घटक है। ये तब निकलता है जब बैक्टीरिया मर जाता है और टूट जाता है। ये बुखार और शॉक जैसे प्रणालीगत लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इसके विपरीत एक्सोटॉक्सिन जीवित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित अत्यधिक विषैले प्रोटीन है। क्लासिक उदाहरण क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा उत्पादित न्यूरोटॉक्सिन है, जो टिटनेस का कारण बनता है। एक एंजाइम का उदाहरण स्टेफाइलोकोकस ऑरियस द्वारा उत्पादित कोएगुलेज है। ये एंजाइम बैक्टीरिया के चारों ओर एक रक्त का थक्का बनाता है, जो उन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रभावी रूप से छिपाता है। वास्तव में कोएगुलेज परीक्षण उन निश्चित पहचान परीक्षणों में से एक है जिनका उपयोग हम प्रयोगशाला में एस ऑरियस की पहचान के लिए करते हैं। अंत में बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है जो पेनिसिलिन जैसी दवाओं को तोड़कर उन्हें बेकार कर देता है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध पैदा होता है। अब सेक्शन 5 में हम अपने दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। सिर्फ रोगजनक पर ध्यान केंद्रित करना काफी नहीं है। एक संक्रमण का परिणाम कभी भी अकेले सूक्ष्मजीव पर निर्भर नहीं करता। ये एक गतिशील परस्पर क्रिया है। आक्रमणकारी और मेजबान के बीच एक लड़ाई है। मेजबान रोगजनक गतिशीलता पर इस खंड में हम समीकरण के दोनों पक्षों को देखेंगे। हम उन रणनीतियों की जांच करेंगे जिनका उपयोग रोगजनक शरीर में प्रवेश करने और खुद को स्थापित करने के लिए करता है। फिर हम उस अविश्वसनीय रूप से जटिल रक्षा प्रणाली को देखेंगे जिसका उपयोग हमारा शरीर इन आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए करता है। और हम अपनी सामान्य वनस्पतियों यानी नॉर्मल फ्लोरा की अवधारणा का भी परिचय देंगे। हमारे शरीर में और हमारे ऊपर रहने वाले खरबों सूक्ष्मजीव और वे जिस नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। हमारे शरीर ने एक बहुत ही परिष्कृत कई परतों वाली रक्षा प्रणाली विकसित की है। पहली पंक्ति है भौतिक बाधाएं, जैसे हमारी त्वचा और श्लेष्म झिल्ली। यदि कोई रोगजनक इसे पार कर जाता है तो उसका सामना जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली से होता है। यह हमारी तेज गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया है। इसमें रासायनिक बाधाएं शामिल हैं, जैसे आंसू और लार में मौजूद एंजाइम। ये सूजन प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है ताकि प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बुलाया जा सके। और महत्वपूर्ण रूप से इसमें कोशिकीय रक्षा जैसे फेगोसाइट शामिल हैं, जो आक्रमणकारियों को निगलते और नष्ट करते हैं।
यदि जन्मजात प्रणाली संक्रमण को नियंत्रित करने में विफल रहती है तो एक तीसरी परत सक्रिय हो जाती है, अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली। ये एक अत्यधिक विशिष्ट शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। इसमें बी लिम्फोसाइट्स शामिल हैं जो लक्षित एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो सीधे संक्रमित कोशिकाओं को मार सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुकूली प्रणाली में स्मृति होती है जो दीर्घकालिक प्रतिरक्षा का आधार है, और टी के इसी वजह से काम करते हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ मानव शरीर जीवाणु रहित नहीं है। हम खरबों सूक्ष्मजीवों से घिरे हैं जो हमारे सामान्य फ्लोरा या माइक्रोबायोम का निर्माण करते हैं। जैसा कि इस तालिका में देखा गया है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समुदाय रहते हैं। हमारी त्वचा पर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है, हमारी आंत में बड़ी मात्रा में इश्चीरिया कोलाई है। सामान्य परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया न केवल हानिरहित हैं बल्कि अक्सर फायदेमंद भी होते हैं। वे रोगजनकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और आंत के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक विटामिन भी पैदा करते हैं। हालांकि सामान्य फ्लोरा के ये सदस्य अवसरवादी रोगजनक, ऑपर्च्युनिस्टिक रोगजनक बन सकते हैं। ये तब होता है जब उन्हें कोई अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आंत से ई कोलाई मूत्रपथ में चला जाता है तो ये एक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है, या यदि किसी रोगी की इम्यूनिटी कमजोर है तो एस एपिडर्मिडिस जैसा सामान्य रूप से हानिरहित बैक्टीरिया भी जानलेवा संक्रमण का कारण बन सकता है। लेबोरेटरी में आपका काम एक सच्चे रोगजनक और सामान्य फ्लोरा के बीच अंतर करना है जो बस एक नमूने को दूषित कर रहा है। ठीक है, हम अपने अंतिम सेक्शन में आ गए हैं। यहीं पर हमने जो भी सिद्धांत सीखा है वो व्यवहार में एक साथ आता है। हम प्रमुख रोगजनकों का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। हर जीव के लिए जिस पर हम चर्चा करते हैं, आपका काम एक मानसिक जुड़ाव बनाना है। आपको जीव का नाम, उसकी ग्राम स्टेन प्रतिक्रिया और आकारिकी जैसे गुच्छों में ग्राम पॉजिटिव कोकाई और मुख्य बीमारियों को जोड़ना होगा जो ये पैदा करता है। ये बहुत ही हाई यील्ड जानकारी है। ये वह है जो आपको अपने बोर्ड परीक्षाओं के लिए जानने की आवश्यकता है, और यह वह बुनियादी ज्ञान है जिसका आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में अपने करियर के हर दिन उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई से शुरू करते हैं, जो सबसे आम रोगजनकों में से कुछ हैं। पहला मुख्य अंतर उनकी बनावट पर आधारित है। स्टेफाइलोकोकाई जैसे स्टैफिलोकोकस ऑरियस माइक्रोस्कोप के नीचे अंगूर जैसे गुच्छे बनाते हैं। एस ऑरियस एक बहुत ही बहुमुखी रोगजनक है जो फोड़े जैसे त्वचा संक्रमण से लेकर न्यूमोनिया, खाद्य विषाक्तता और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों तक सब कुछ पैदा करता है। ये कैटेलेज और कोएगुलेज पॉजिटिव होता है। दूसरी ओर स्ट्रेप्टोकोकाई एक ही तल में विभाजित होते हैं और श्रृंखलाएं बनाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जिसे ग्रुप ए स्ट्रेप भी कहा जाता है, स्ट्रेप थ्रोट का क्लासिक कारण है। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये, जो आमतौर पर भाले के आकार के डिप्लोकोकाई के रूप में दिखाई देता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया का प्रमुख कारण है और मेनिंजाइटिस का भी एक प्रमुख कारण है। अन्य समूहों की ओर बढ़ते हुए यहाँ हम प्रमुख ग्राम नेगेटिव कोकाई देखते हैं, जीनस नाइसेरिया। माइक्रोस्कोप के तहत वे किडनी बीन के आकार के डिप्लोकोकाई के रूप में दिखाई देते हैं। नाइसेरिया गोनोरिया गोनोरिया का कारक एजेंट है, जबकि नाइसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का एक खतरनाक कारण है। इसके बाद हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैसिली हैं। इस समूह के भीतर एक महत्वपूर्ण विशेषता स्पोर का निर्माण है, जो क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस जेनेरा में देखा जाता है। स्पोर एक निष्क्रिय, अत्यधिक प्रतिरोधी संरचना है जिसे बैक्टीरिया तब बनाता है जब पर्यावरणीय परिस्थितियां कठोर होती हैं। वे गर्मी, सुखाने और कीटाणुनाशकों से वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, जो मिट्टी में पाया जाता है, टिटनिस का कारण बनता है जब इसके स्पोर एक गहरे घाव को दूषित करते हैं। इसी तरह बैसिलस एंथ्रासिस के स्पोर एंथ्रैक्स के संक्रामक एजेंट हैं। इस व्याख्यान को समाप्त करते हुए हमने एक अकेली बैक्टीरियल कोशिका भित्ति की संरचना से लेकर एक रोगजनक और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच जटिल लड़ाई तक की यात्रा की है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यह है कि मूल बातें मायने रखती हैं। हमने जिन भी विवरणों पर चर्चा की है, उनके वास्तविक दुनिया में परिणाम है। ग्राम स्टेन को सही ढंग से करने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता सीधे तौर पर डॉक्टर की प्रारंभिक एंटीबायोटिक पसंद को प्रभावित करती है। प्लाज्मिड मध्यस्थ जीन स्थानांतरण की समझ बताती है कि क्यों प्रतिरोध निगरानी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्य है। भविष्य के प्रयोगशाला प्रोफेशनल्स के रूप में आप केवल परीक्षण करने वाले तकनीशियन नहीं हैं, आप रोग के जासूस हैं। यह मूलभूत ज्ञान वो आवर्धक कांच है जिसका उपयोग आप अदृश्य शत्रुओं की पहचान को उजागर करने के लिए करेंगे,
जो डॉक्टरों को बीमारियों का निदान करने, रोगियों का इलाज करने और जीवन बचाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करेगा। आज आप यहाँ जो ज्ञान बना रहे हैं, उसकी शक्ति को कभी कम मत समझिएगा।